आज हम कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पुस्तक मंदाकिनी के सुभाष चंद्र बोस नामक पाठ को पढ़ेंगे, जो कि संकलित है। सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर आधारित है। नेताजी ने भारत की आज़ादी के लिए जिस प्रकार के त्याग एवं कष्टपूर्ण जीवन को जिया, वह प्रत्येक देशवासी के लिए श्रद्धा का विषय है। पाठ में नेताजी के बचपन से लेकर जीवन पर्यंत कार्यों एवं घटनाओं की जानकारी प्रस्तुत की गई है। सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने आज़ाद हिंद सेना की परेड को संबोधित करते हुए जिस वीर सेनापति ने भारत की आज़ाद हिंद सेना को संबोधित किया, उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। भारत की आज़ादी की लड़ाई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम सोने के अक्षरों में अंकित रहेगा। हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि नेताजी किन परिस्थितियों में जन्मे और भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए आगे बढ़े। उड़ीसा के कटक नगर में 23 जनवरी 1897 को श्री सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। उनके पिता श्री जानकीनाथ बोस कटक के बड़े ही प्रतिष्ठित वकील थे। वैसे वे परगना 24 के कोदलिया गांव के रहने वाले थे, परंतु वकालत करने के लिए कटक नगर में जाकर बस गए थे। सुभाष चंद्र बोस की मां श्रीमती प्रभावती एक धार्मिक महिला थीं। वे श्री रामकृष्ण परमहंस की भक्त थीं। अपने बचपन का जिक्र करते हुए सुभाष बाबू ने स्वयं लिखा, हमारा घर बहुत धनवान नहीं था, लेकिन अच्छा खाता पीता उच्च मध्यम श्रेणी का परिवार था। मुझे गरीबी और अभाव का तब तक कोई अनुभव नहीं था। ना मुझ में स्वार्थ, लालच और आलस्य की आदत थी। हमारे घर में फिजूल खर्ची नहीं थी। एक बड़े परिवार में जन्म लेने के कारण कई दुख होते हैं। बच्चे को जितना माँ बाप का ध्यान, प्यार और निर्देश मिलने चाहिए, वह संभव नहीं हो पाते हैं। इससे व्यक्तित्व के विकास में बाधा आती है। हमारे घर में हमारे आश्रितों की संख्या भी काफ़ी थी। हम अपने नौकरों की भी इज्जत किया करते थे। 5 वर्ष की उम्र में जनवरी 1902 में सुभाष बाबू को स्कूल में भर्ती करवाया गया। वे इससे बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि भाई बहनों का बराबर स्कूल जाना और उनका पीछे छूट जाना उन्हें खटकता था। लेकिन पहले ही दिन एक दुर्घटना हो गई और सुभाष बाबू को 24 घंटे आराम करना पड़ा। यह स्कूल एंग्लो इंडियन लोगों का था, जिसके प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापिका मिस्टर एंड मिसेज यंग थे। सुभाष बाबू ने स्कूल के प्रारंभिक संस्मरण लिखते हुए कहा है कि श्रीमती यंग का वे बहुत आदर करते थे। श्री यंग बहुत कठोर थे। वहाँ पर एक मिस एस थी, जिससे उनके सभी सहपाठी और वह स्वयं घृणा करती थी। इस स्कूल में एंग्लो इंडियन और भारतीय बच्चों के बीच भेदभाव बढ़ता जाता था। इस भेदभाव के संबंध में बताते हुए सुभाष बाबू ने लिखा है, उस स्कूल में छात्रवृत्ति के लिए भारतीय बच्चों को प्रार्थना पत्र देने का कोई अधिकार नहीं था। यद्यपि हम में से बहुत सारे लोग अपनी कक्षाओं में सर्वप्रथम आते थे। इसी प्रकार एंग्लो इंडियन बच्चे स्वयंसेवक दल में भर्ती हो सकते थे और अपने कंधों पर बंदूक रखकर अभ्यास के लिए जाते थे। भारतीय बच्चों और एंग्लो इंडियन बच्चों में अक्सर झगड़ा होता रहता था। 1908 तक सुभाष बाबू इस स्कूल में रहे। जब कलकत्ता विश्वविद्यालय में बांग्ला भाषा मैट्रिक, इंटर और बीए के लिए अनिवार्य कर दी गई, तो सुभाष बाबू को भारतीय स्कूल में भर्ती कराना अनिवार्य हो गया। वे अपनी कक्षा में सर्वप्रथम आते थे। सुभाष बाबू ने अपनी आत्मकथा में उस स्कूल के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है, यदि आज मुझे कोई कहे कि कोई भारतीय अपने बच्चे को इस स्कूल में पढ़ने के लिए भेजे, तो मैं उसे एंग्लो इंडियन स्कूल में भेजने से मना करूंगा। रॉबिन शाह कॉलेजिएट स्कूल कटक में सुभाष बाबू ने पढ़ाई शुरू की। उनको अपनी मातृभाषा बिल्कुल भी नहीं आती थी। उन्हें सबसे पहले बंगला भाषा में गाय या घोड़े पर एक लेख लिखना पड़ा। उसकी भाषा बहुत ही गलत थी, अतः अध्यापक ने उनके निबंध की मजाक उड़ाते हुए पूरी कक्षा में सुनाया। उससे उन्हें बहुत नीचा देखना पड़ा। इस चोट से प्रभावित होकर उन्होंने बंगला भाषा का इतना अध्ययन किया कि वे वार्षिक परीक्षा में बंगला भाषा में सर्वश्रेष्ठ अंक लेकर उत्तीर्ण हुए। परिवार में खेलने कूदने की अधिक इजाज़त नहीं थी, अतः घर में बैठकर संस्कृत के नीति श्लोक याद करने का उन्हें बहुत शौक था। वे बागवानी भी करते थे। अपने इन दिनों का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि मैं बहुत छुटपन से मैं बहुत गंभीर हो गया हूँ। इस स्कूल के प्रधानाध्यापक बाबू बेनी माधव दास ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उन्हें सदा ऐसा लगता था कि बाबू बेनी माधव दास के चेहरे पर वही भावाभिव्यक्ति है जैसे कि आचार्य केशव चंद्र सेन के मुख पर थी। बाबू बेनी माधव दास से पढ़ने के वर्ष में ही
उनका अन्य जगह स्थानांतरण हो गया। उनकी विदाई के दिन उनके शिष्य सुभाष बाबू की आंखें भर आईं। उन्हीं दिनों में उनके पड़ोस में उनके एक निकट रिश्तेदार आकर बसे। अचानक सुभाष बाबू उनके घर गए। यहीं पर उन्होंने सबसे पहले स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित पुस्तकों को देखना शुरू किया। स्वामी विवेकानंद के इस कथन ने उनको बहुत सहारा दिया। अपने मोक्ष के लिए संसार का हित कीजिए, यानी अगर आप अपनी मुक्ति चाहते हैं तो आपको संसार की भलाई करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद के साहित्य को पढ़ने से उनके मन में जो नैतिक असमंजस था वह समाप्त हो गया। स्वयं सुभाष बाबू ने अपनी मन स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है, मेरे मन में दो प्रकार के संशय थे। एक सांसारिक जीवन की ओर मेरे आकर्षण आता था, लेकिन मेरी आत्मा उसके विरुद्ध विद्रोह करती थी, एवं दूसरा मेरे मन में भोग की चेतना पैदा होने लगी जो कि प्राकृतिक थी, लेकिन मेरी आत्मा उसे अनैतिक मानती थी। इस समय में मेरे मन को दिशा देने का काम स्वामी विवेकानंद के साहित्य ने किया। मातृभूमि की सेवा का पहला मंत्र मुझे स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्राप्त हुआ। सुभाष बाबू ने लिखा है, स्वामी विवेकानंद के साहित्य को पढ़कर मैं उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के प्रति आकृष्ट हुआ और उनके विचारों ने मुझ पर बहुत प्रभाव डाला कि जब तक वासना और लोभ दोनों को मनुष्य नहीं छोड़ता तब तक वह आध्यात्मिक जीवन के लिए उपयुक्त पात्र नहीं बनता। मेरे जैसे और भी कई विद्यार्थी श्री रामकृष्ण परमहंस देव और स्वामी विवेकानंद के साहित्य से प्रभावित हुए। हमारा एक पूरा दल बन गया था। मेरे माता पिता ने इस बात को देखा कि मुझ में आध्यात्मिक विचार बढ़ रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ मैं अध्ययन की बजाय उधर मुड़ रहा हूँ। तब मुझे उन्होंने बहुत डांटा, लेकिन मैंने उनके प्रति भी विद्रोह कर दिया। स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर मैंने सामाजिक और पारिवारिक जीवन के प्रति भी विद्रोह कर दिया। हम लोग ब्रह्मचर्य, योग इत्यादि की पुस्तकें पढ़ने लगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव ने यह भी कहा है कि ध्यान एकांत में किया जाता है। सुभाष बाबू ने लिखा, एक बार कमरे में बैठकर ध्यान लगाया। कमरे में अंधेरा था तो हमारे घर की एक बूढ़ी नौकरानी अंदर आई और अंधेरे में मुझे बिना देखे मुझसे टकरा गई। तब मेरा ध्यान भंग हुआ। उन्हीं दिनों में एक सन्यासी कटक में आए। उन्होंने 3 बातें बताई, एक निरामिष भोजन यानी कि शाकाहारी भोजन, नियमित मंत्र पाठ और नियमित माता पिता के चरण स्पर्श। मैंने कई दिनों तक इन तीनों का कठोरता से पालन किया। मेरे सभी घर वालों को इस पर आश्चर्य हुआ। मुझे जब इनमें किसी प्रकार का कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ तो मैंने इन संकल्पों को छोड़ दिया और पुनः श्री रामकृष्ण परमहंस देव और स्वामी विवेकानंद के विचारों में खो गया। उनके घर में बालक कभी कभी राष्ट्रीय महापुरुषों के चित्र अखबारों से काटकर दीवारों पर लगा देते थे। एक बार एक रिश्तेदार के साथ एक पुलिस अधिकारी उनके घर आया और उन्होंने उनके पिताजी से कहकर वे तस्वीरें दीवार पर से उतरवा दी। सन 1911 की राजनीतिक दृष्टि से नेताजी विकसित नहीं थे। 1911 में जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के संबंध में एक निबंध प्रतियोगिता में सुभाष चंद्र शामिल हुए। सन 1912 में कटक में उनके स्कूल में एक विद्यार्थी आया जिनसे बाबू में बैनी माधव दास ने छात्रों को परिचित कराया। उस छात्र ने ही सबसे पहले यह बताया कि राष्ट्र के प्रति भारतीय लोग कर्तव्य का निर्वाह कैसे करें। बचपन से भूत प्रेतों की कहानियों से पैदा हुए डर पर विजय पाने के लिए योग और ध्यान की लगन ने सुभाष बाबू की बहुत मदद की। सुभाष बाबू के मोहल्ले और घर में छोटी जातियों के लोग और मुसलमान रहते थे। उनसे किसी प्रकार का परहेज सुभाष बाबू नहीं करते थे। एक बार एक छोटी जाति के व्यक्ति ने उनके घर वालों को खाने पर बुलाया। सभी ने न जाना तय किया, लेकिन सुभाष बाबू ने अपने माता पिता की आज्ञा तोड़कर उनके यहाँ जाकर खाना खाया। 1913 में मैट्रिक की परीक्षा में सारे विश्वविद्यालय में सुभाष बाबू प्रथम श्रेणी में द्वितीय रहे। उसके बाद उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में अध्ययन शुरू किया। कॉलेज के प्रारंभिक 2 वर्षों में वे एक ऐसे समूह के साथ रहते थे जिन पर श्री रामकृष्ण देव, परमहंस देव और स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रभाव था और ये लोग सामाजिक सेवा करते थे। यह दल आतंकवादियों की कार्यवाहियों के विरुद्ध था। उन्हीं दिनों में श्री अरविंद घोष का प्रभाव सुभाष बाबू पर पड़ा। अरविंद घोष उस समय भारतीय जनजीवन के महान नेता थे। वे राजनेता के साथ साथ रहस्यवादी परम योगी भी थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी अरविंद घोष से भिन्न व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, लेकिन अरविंद के विचारों का प्रभाव सुभाष बाबू पर बहुत पड़ा। विशेष तौर से अरविंद के इस भाषण का, मैं चाहता हूं कि आप में से कुछ लोग बड़े बने, अपने लिए नहीं लेकिन भारत को महान बनाने के लिए, ताकि दुनिया के राष्ट्रों में भारत का सिर ऊंचा करके खड़ा रह सके। मैं चाहता हूं कि आप में से जो गरीब और अकेले हैं, उनकी गरीबी और उनका अकेलापन
भारत माता की सेवा में समर्पित हो जाए। हम लोग काम करें ताकि भारत समृद्धिशाली हो। हम लोग दुख झेलें ताकि भारत सुखी हो सके। धन्यवाद।